बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद बड़ी तेजी के साथ एक ऑपरेशन शुरू हुआ था बीएलए के खिलाफ और फितना और हिंदुस्तान के खिलाफ। फिर उसमें सुस्त रवि का शिकार कैसे हुआ वो, ये पिछले विलाग में मैंने इस हवाले से बात की थी कि जनाब 9 लाशें जो हैं वो पंजाब में पहुंची हैं, बीएलए के हाथों लोग शहीद हुए हैं। तो उस पर मैंने ये कहा था कि जनाब ये तो कहते थे कि एक थानेदार की मार है, वो जो बीएलए और दहशतगर्द वगैरह जो है, हमारे मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा था ना, वज़ीर दाखिला ने। और फिर मैंने ये भी कहा था जनाब, वो कहते हैं ड्रोन के साथ जनाब इनके जो हैं क्या कहते हैं, इनकी पनाहगाहें जो हैं इनको निशाना बनाया जा रहा है, बनाया जाएगा और वही उनको ढेर कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से एक साहब जो इस ऑपरेशन में शरीक हैं बीएलए के खिलाफ ऑपरेशन में, उन्होंने एक लंबा चौड़ा मैसेज मुझे भेजा है। ये मैसेज क्या है, एक नोहा है, ये मैं आपके गोशगुजार करूंगा। बड़ी अंदर की खबरें हैं इसमें। और दूसरा जो मौजू है वो यही, जनाब अली बिन गंडापुर साहब जो हैं ये आए पंजाब में एक काफिला लेके और यहाँ एक इजलास किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनाब वापस चले गए। लेकिन पैगामात छोड़ गए हैं, बहुत सारे पैगामात छोड़ गए हैं। पहला पैगाम तो जनाब उनका ये है, अली बिन गंडापुर साहब का, कि जनाब मेरा पीटीआई के अंदर एक अपना ग्रुप है, मैं किसी की नहीं मानता। ये तो उन्होंने ओपनली कहा हुआ है ना कि मैं जनाब इमरान खान को जवाब दूं, किसी और को जवाब दे नहीं। यानी मतलब उनका ये भी कहना था जनाब अलीमा खानों को भी जवाब दे नहीं हूं मैं, और जो बुशरा बेगम है उनको भी जवाब दे नहीं, और जो दीगर लोग बातें शातें करते हैं उनको भी जवाब दे नहीं। इस मूवमेंट से एक पैगाम तो वाजह है कि अली बिन गंडापुर साहब जनाब ये बता रहे हैं कि मेरा अपना एक ग्रुप है और उस ग्रुप की बुनियाद पे मैं मनमानियां कर सकता हूँ। दूसरे लफ्जों में वो जो इमरान खान का बयानिया है उसको भी दफन कर गए हैं और इमरान खान को पीटीआई से माइनस कर गए हैं। ये माइनस कैसे कर गए ये आगे जाके मैं बात करता हूँ। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये पैगाम भी दिया, ये कहा है उन्होंने जनाब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वज़ीर आला पंजाब से कि जनाब वो हमें जलसा करने दें यहाँ पंजाब में, और जनाब मैं आपको गिफ्ट भी दूंगा, शुक्रिया भी अदा करूंगा। इस तरह की बात उन्होंने जो की है। तो ये भी पैगाम दे गए हैं कि जनाब जलसा जुलूस ये जो कर सकता हूँ ये मैं कर सकता हूँ, अगर जलसे जुलूस की इजाजत लेनी है वो भी मैं लेके दे सकता हूँ, ये थोड़े पास रोग ही नहीं है, यो कह रहे हैं। और फिर इमरान खान का जो बयानिया था जनाब 5 उन्होंने पैगाम भी भेजा था, अलीमा खानम ने भी उन्होंने ट्वीट भी किया था। अलीमा खानम ने जनाब गुफ्तगू की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि इमरान खान ने कहा जनाब तहरीक चलाएं आप। और 5 को जब उन्होंने कहा था ना इमरान खान के बेटे आ रहे हैं लीड करने के लिए तहरीक को, तो फिर उन्होंने ये भी कहा था 5 अगस्त को इमरान खान गिरफ्तार हुए थे और 5 अगस्त को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, और 5 अगस्त जो है ये नुक्ता अरूज होगा हमारी तहरीक का। यानी 5 के बाद 6 नहीं होनी, मतलब ये है ना कि हमारी जो तहरीक होगी उसके हाथों जनाब कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो अब वो जो है अली बिन गंडापुर साहब वो ये पैगाम भी दे गए कि जनाब जो मैंने अर्ज किया ना कि मैं तहरीक चला सकता हूँ, तो वो ये पैगाम भी दे गए हैं कि जनाब ये जो 5 शाह की तहरीक 5-6 की जो तरीके शरीकें दी जा रही है ना, ये मैं इनको नहीं मानता। उन्होंने जनाब खान साहब ने कहा है, अच्छा बातें बड़ी करते हैं, वो फुल फनकार है। जनाब खान साहब ने जो कहा है तहरीक तो चलनी है, लेकिन वो कहते हैं ना 5 अगस्त नुक्ता अरूज, ये कह रहे हैं कि लेकिन मैं 90 दिन का अल्टीमेटम दे रहा हूँ, 90 दिन, यानी 90 दिन तक तो इमरान खान के बाहर आने के चांसेस नहीं है ना। 5 अगस्त को तो बाहर नहीं ना आएंगे, क्योंकि 5 अगस्त को तो तहरीक पता नहीं कहाँ होगी, चली भी होगी नहीं चली होगी, कैसे चली होगी। और दूसरा एक पैगाम और जो देखे गए हैं वो कि जनाब ये तहरीक जो है ना पंजाब से नहीं चल सकती। जो उनके इजलास हुए हैं लाहौर में और जो इस्लामाबाद में कोर कमेटी का इजलास हुआ था, वहां भी ये बात की गई है कि जरा ये बता रहे हैं कि जनाब पंजाब वालों के बस का रोग नहीं है। और फिर सलमान अकरम राजा साहब के हवाले से बात नहीं है कि वो भी डराते डूबते रहे हैं कि जनाब पंजाब वाले बड़े जालिम ने, इतनी पुलिस बड़ी डाडी है, इतनी हुकूमत बड़ी डाडी है, मरीम नवाज बड़ी डाडी है, तो जनाब इतने तहरीक उन्होंने बंदे नहीं निकल देने। ये बातें भी नहीं है, ये भी वो बता गए। और एक चीज जो कह गए हैं कि जनाब जो पीटीए वाले हैं इन्हों का मैंने कोई पार नहीं है, ये एक बात कर गए हैं। वो कैसे कर गए कि पीटीए का पूरा सोशल मीडिया और पीटीए की जो क्यादत है, खासतौर पर जो पंजाब से मुतलका लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब मिर्जा अफरीदी जिन्होंने 9 मई के बाद जनाब एक वीडियो बयान जो है वो रिकॉर्ड करवाया था,
करोड़पति आदमी, बल्कि अरबपति आदमी, करोड़ों रुपए वो खर्च कर सकते हैं जनाब इलेक्शन जीतने के लिए। वो सेनेट के उम्मीदवार हैं, उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं, वो पीटीआई की तरफ से कागजात जमा हुए थे। ये लोग कह रहे हैं कि मिर्जा अफरीदी जो है उनको सपोर्ट न किया जाए, उनको हारने दिया जाए। वहां जो पीटीआई के अरकान असम्बली हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो उनको वोट ना दें। लेकिन अली मीन गंडापुर साहब जो हैं, ये लाओ लश्कर लेके जो वोटर हैं, जिन्होंने वोट देने हैं और इलेक्ट करने हैं सेनेटर्स, उनको लेके कहां पहुंचे हैं? मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे। वहां खाना चाना भी खाया है और उन्होंने कुछ तोहफे वगैरह भी दिए हैं। यानी वो नमक जो है उनको, जो वोटर्स हैं उनको जनाब उनके दस्तरखान का नमक खिला गए ये गंडापुर साहब। यानी ये जो बात है पीटीए वालों की, ये बात भी उन्होंने मुस्तरद कर दी। उन्होंने तो कह दिया जनाब, मतलब इसका यही बनता है कि जनाब जो अफरीदी साहब है ये मेरे कैंडिडेट है, मैं उनको सपोर्ट करूंगा। अफरीदी ने जित भी जाना तो देख जाना। मैंने तो मुराद सईद का खतरा पै गया, मुराद सईद भी उम्मीदवार है ना, उसके कागजात मंजूर हो गया, मैंने तो वह खतरा पै गया कि कितनी जनाब वो फारग ना हो जाए। और दूसरी जो बात है, इसने बड़े तरीके के साथ, जैसे मक्खन से बाल निकालते ना, ऐसे जो खवातीन थी जो कब्जा करना चाह रही थी, अलीमा खानम, उनको इन्होंने फारग किया। अगर अलीमा खानम की बात माननी होती तो फिर ये 90 दिन का टाइम ना देते। अलीमा खानम तो कह रही है जनाब ये कल की तारीख शुरू होती है, आज शुरू हो, वो तो लगी हुई थी इस काम में। लेकिन भाई साहब कह के नहीं, यानी वो जो पूरी एक फजा बनाई जा रही थी, वो जो गुब्बारे में हवा भरी जा रही थी, वो हवा निकाल गया अली मीन गंडापुर साहब। और फिर बुशरा बेगम का भी आपको पता है, बुशरा बेगम के साथ ये वहां आए थे इस्लामाबाद में, और बाद में वो खैबर पख्तूनख्वा में चली गई और वहां उन्होंने इनको डांट टपट भी करना शुरू कर दी थी। इनको जो पीटीआई के रहनुमा है क्यादत का, बल्कि सलमान अकरम राजा के साथ तो कुछ ऐसी बातें हो गई थी कि सलमान अकरम राजा ने कहा जनाब हम कोई गुलाम है, इस तरह की बातें उन्होंने की थी कि हम ओहदेदार हैं, पार्टी के ओहदेदार हैं, लेकिन हम इनके गुलाम नहीं है। तो जो खवातीन दोनों बीबियां जिस तरीके से उनके साथ बातचीत कर रही थी, जैसे उनको डांट टपक दी जा रही थी, उसके बाद उन्होंने ये कह दिया था। और फिर बुशरा बेगम अब कहाँ है? बुशरा बेगम जो है खैबर पख्तूनख्वा से वापस आती हैं और फिर गिरफ्तार हो जाती हैं, फिर उनको तोशाखाना केस में सजा हो जाती है। यानी जो भी इनके रास्ते में आता है ना, अली मीन गंडापुर साहब कुछ ऐसी वारदात डालते हैं कि जनाब रास्ता अपना साफ कर लेते हैं। और फिर एक और पैगाम भी ये दे गए हैं कि जनाब जो मरकजी किरदार है पीटीआई का, तहरीक के हवाले से या फैसलों के हवाले से, वो मैं हूं। जो इनके साथ लोग आए हैं और जो लाहौर में जिन्होंने इजलास किए इनके साथ शरीक थे, वो सारे लोग इनके हमनवा बने हुए थे। यानी जो ये गंडापुर साहब कह रहे थे वो बातें वो कर रहे थे, हाँ में हाँ मिला रहे थे। और गंडापुर साहब तो आए थे जो 26 अरकान हैं पीटीआई के, जिनको जनाब शोकॉज नोटिस जारी हुए हैं, उनकी ये कह लें जनाब अखलाकी मदद के लिए आए थे। क्या अखलाकी मदद करके गए हैं उनकी जनाब? उनके साथ हजारे यकजहती के लिए मैं जा रहा हूँ जनाब। तो आने के बाद क्या किया इन्होंने? अजलास में उनके जो अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद साहब, वो तो मौजूद थे खैर, लेकिन उनके लिए क्या करके गए हैं? वो तो उससे पहले ही मिन्नतों तरले पे उतरे हुए थे। वो तो उन्होंने बुलाया उनको, जो स्पीकर हैं मलिक अहमद साहब, मलिक अहमद खान साहब, कि जनाब आप आए, क्योंकि जो आर्टिकल 10A के तहत जनाब शफाफ ट्रायल वाला मैं आपको मौका देना चाहता हूँ। वो गए हैं, फिर वहाँ कमेटी बन गई है, 2 इजलास कमेटियों के हो गए हैं, और पता चला जनाब ये कोई माजरत मुजरत करने के चक्रों में है कि किसी तरीके से हमारी बचत हो जाए। पहले तो ये समझा जा रहा था शायद जनाब जो उन्होंने हवा में ही ये बातें कर रहे हैं नहली वाली। और फिर उन्होंने आसिफ सईद खोस्ते की जजमेंट का भी हवाला दिया, अगर जो जजमेंट का हवाला बनता नहीं है, क्योंकि वो जजमेंट जो थी वो अकलीती अरकान 2 जजों की वो जजमेंट थी, ये खोसा साहब की और गुलजार अहमद साहब की। 3 जजों ने उससे इख्तलाफ किया था। उनमें थे एजाज अल हसन साहब, अजमत सईद साहब और एजाज अफजल खान साहब। फिर उन्होंने वो जो बन गई थी, वो क्या कहते हैं उसको, जेटीआई नहीं बन गई थी, जॉइंट जीआईटी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम वगैरह बनाई थी उन्होंने। उसके बाद फिर उन्होंने फैसला दिया था। इन्होंने पहले ही उनको नहल कर दिया था। फिर आप देखें असेंबली में उन्होंने झूठ बोला है, और 63(2) के तहत जो है वो स्पीकर जो है उनकी नाहली के लिए कार्रवाई कर सकता है। यही बात इन्होंने की है। 63 सब आर्टिकल 2 जो है वो अगर पढ़े ना, उसमें यही लिखा हुआ है जो मलिक अहमद साहब कह रहे हैं, और जिससे वो खौफजदा हो गए। उसमें यही लिखा हुआ कि अगर किसी की नाहली का सवाल पैदा होता है, अगर कोई इनकी खिलाफ वर्जी करता है, नाहली होगी उसकी। फिर
नहली का सवाल तो पैदा हो गया ना, फिर जनाब वो उसका फैसला करेगा, कुछ खास दिन दिए हैं उसने दिनों के अंदर अंदर, और फिर वो या फिर रेफरेंस भेजेगा इलेक्शन कमीशन को, तो उसी के तहत वो कार्रवाई कर रहे हैं। और ये जो यकजहती के लिए आए थे, ये यकजहती अपनी गेम करके ये निकल गए हैं। और फिर पीटीआई के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो खुलकर सामने आना शुरू हो गए हुए। अब इन्होंने ये कहा, वहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सलमान अकबर राजा साहब ने, कि जनाब आलिया हमजा जो हैं चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब की, जो इमरान खान ने मुकर्रर की थी, ये मैं बात बता रहा हूँ, इमरान खान की मुकर्रर करता चीफ ऑर्गेनाइजर जो है वो जनाब मैंने उनको दावत दी थी, लेकिन उनका शेड्यूल पहले से ही कुछ तय था, मसरूफियात, तो वो नहीं आए। तो इस पे आलिया हमजा ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं मसरूफ हूँ, ये खबरें चल रही है कि मैं मसरूफियत की वजह से वहां नहीं आ सकी। और फिर एक और खबर जो उन्होंने अपने जो उनके इर्द गिर्द साफी हैं उनको बताया कि जनाब वहाँ जब अजलास हो रहा था ना कोर कमेटी का इस्लामाबाद में, तो मैंने उन्हें कहा था, गंडापुर साहब ने कहा जब हम आ रहे हैं लाहौर, तो जब ये तय हुआ तो मैंने कहा कि जब आप लाहौर में आएंगे ना, दाखिल होंगे लाहौर में, तो मैं वहां आपका इस्तकबाल करूंगी। वो कहते हैं कि ये इस्तकबाल करने का मौका भी नहीं दिया इन्होंने मुझे, और दूसरा मुझे बुलाया भी नहीं अजलास में। और फिर अली मीन गंडापुर साहब जिस तरीके से खिला रहे हैं इमरान खान को, वो इमरान खान ने कहा जनाब मुझे दिखाए बगैर बजट मंजूर नहीं करना आप लोगों ने, इन्होंने बजट भी मंजूर कर लिए। यानी सरीहन इमरान खान की हदायत की ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और यहाँ लोग ये बातें कर रहे हैं कि जनाब अली मीन गंडापुर को हटा दिया जाएगा, तहरीक अदम एतमाद तैयार, खबरें चल रही है ना। कल भी मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है अमीर मुकाम, उनकी गवर्नर केपी से मुलाकात होती है, फिर गवर्नर केपी जो है परवेज खट्टर के घर तस्वीर के लिए जाते हैं, और वहां जनाब मौलाना साहब भी आ जाते हैं। तो बातें ये निकल रही हैं कि जनाब वो शायद तहरीक अदम एतमाद की तैयारियां कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ जो इलेक्शन हो रहे हैं ना सेनेट के, पहले तो ये था ना शायद इनसे हल्फ ही नहीं लिया जाएगा, अब पता ये चला है कि जो स्पीकर है वहां के, उन्होंने इजलास बुला लिया है 17 तारीख को, 17 जुलाई को। और 17 जुलाई का जो इजलास है, कानून के मुताबिक जो एजेंडा होता है, पहला एजेंडा यही होता है कि जो नए अरकान मुंतखब होकर आते हैं उनसे हल्फ लिया जाता है। तो वो हल्फ वाला मामला मुझे लग रहा है ये मामला जो है ये हल हो जाएगा। मसला अगर तनाज़ा पैदा करने की जो कोशिश कर रहे थे तो वो मामला जो हल हो जाएगा, नहीं भी होता तो फिर वो जनाब जो चीफ जस्टिस हैं पेशावर हाई कोर्ट के, वो तो हैं ही, वो किसी को नुमाइंदा मुकर्रर कर देंगे और फिर मामला आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जो गेम हो रही है ना, ये अभी हो रही है उनके लिए सेनेटर्स के इंतखाब के हवाले से। ये अली मीन गंडापुर जैसा आदमी जो तकरीबन माइनस कर गया होगा इमरान खान को, और ये तासर दे रहा है कि बुनियादी किरदार मैं हूं, जो बाहर हैं जो भी जितने भी लीडर हैं उनमें बुनियादी किरदार मैं हूं जो कुछ कर सकता हूं। तो इससे बेहतर बंदा कौन मिल सकता है उनको वहां। मौलाना साहब ने वैसे अच्छी बात की है, उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये तब्दीली तो होनी चाहिए लेकिन पीटीए के अंदर से तब्दीली होनी चाहिए, यानी गंडापुर को हटा दें लेकिन पीटीए वाले जो हैं वो खुद ही 35 अरकान है ना उनके पास आजाद, जो है वो जिस तरफ चाहे दिल करे जा सकते हैं। और 53 जो हैं 52-53 ये अपोजिशन वाले होंगे, मिल मिला के ये जो है 21 अरकान उनको टोटल चाहिए, तो वो हो तो जाते हैं। लेकिन मौलाना साहब का कहना है ये, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने फैसला करना है, अगर वहां कोई और आ जाता है, और गंडापुर साहब जो है ये आजाद घूम रहे होते हैं, आजाद फिर रहे होते हैं, बड़के छिड़के बड़ी मारते हैं, जहां भी मार के गए हैं बंदूक का जवाब बंदूक से। और वहां जा जो मैंने कहा ना, ये सबोताज करने के लिए जो किरदार अली मीन गंडापुर साहब जो फनकारी दिखा सकते हैं और किसी में ये दम नहीं है। ये इस्लामाबाद में जनाब अलीमा खान को साथ खड़ा करके, अलीमा खान वो ईद के बाद जो तहरीक शुरू करनी थी, जिन्हें हम इस्लामाबाद दोबारा आएंगे और बंदूकें लेके आएंगे, मुसल्ला होके आएंगे, गोली के जवाब में गोली चलेगी, यानी ये फजा ये बना रहे थे ना, हम जो है इंतशारी और दहशत गर्दी के नुक्ता नजर से आएंगे, इंतशार के नुक्ता नजर से, तो जनाब फिर जनाब हम भी लड़ने के लिए आएंगे। तो फिर लड़ने के लिए अगर आएंगे तो कौन इजाजत देगा इनको कि आप आए। अलीमा खान ने बेचारी ने कहा भी वहां के, खान साहब तो नहीं चाहते कि ये इस्लामाबाद आए, लेकिन गंडापुर साहब ने उस वक्त ऐलान कर दिया आ रहे हैं ये। और फिर जो मैंने लड़ाई वाली बात की है, जो आलिया हमजा और जो वकास अकरम शेख साहब है, उनकी जो टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई है और वकास अकरम शेख ने एक तरह से उनको डांट पलाई है, वो इन्होंने ना, जो मैंने पहले ये अर्ज किया कि इन्होंने कहा है अपने जो इर्द गिर्द इनके साफी, उनको कहा ना मैंने ये कहा था कि मैं इस्तेकबाल करूंगी लेकिन मुझे बुलाया ही नहीं गया,
इसी तरह कुछ मैसेज मुझसे वो उसने लीक कर दिए। तो इनकी क्लास ले रहे हैं वकास रकम शेख साहब। वो एक पोर्शन जो है वो आप सुनिए जरा। आप लोग इतने मीडिया हंगरी हैं, इतनी आपको वो चाहिए, अटेंशन चाहिए, इतना रोना धोना मचाया हुआ है कि आप मेरे मैसेज लीक कर रहे हैं मीडिया को। अली बिन गंडापुर साहब जो तहरीक का भी हलिया था ना, इमरान खान का और पीटीए के कुछ लोगों का और रलीमा खानम का, उसको दफन करके वापस चले गए हैं। और ये बता गए हैं कि जनाब मेरे पास खुद एक बहुत बड़ा ग्रुप है अरकान पार्लियामेंट का और सूबाई असम्बली के जो मेंबरान हैं उनका, और मेरी मर्जी के मुताबिक वहाँ जो हैं वो सेनेटर्स जो हैं वो मुंतखब होंगे। मैं चाहूँगा तो तहरीक चलेगी, नहीं चाहूँगा तो तहरीक नहीं चलेगी। इवन लाहौर में भी जलसा करना होगा तो फिर उसमें भी मेरा किरदार होगा। तो इसी किसी काम देने आ गए। और दूसरी जो मैंने खबर अर्ज की थी वो बीएलए वाला, वो जो 9 उन्होंने शिनाख्त करके 9 लोगों की, जिनमें 2 भाई भी थे, तो उनकी वालदा का क्लिप भी मैंने अपने व्लॉग में सुनवाया था आपको। तो उस हवाले से जो मैंने ये कहा था, ये कहते हैं जब एक थानेदार की मार है, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं, और फिर जब ड्रोन की तैयारियां और ये वो सारा जो जियो फेंसिंग वगैरह हो गई थी, तो वो किधर है? तो इस हवाले से इस जो बीएलए के खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं उसके एक किरदार हैं, उन्होंने मुझे एक लंबा चौड़ा मैसेज भेजा है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि एक नोहा है। ये मैसेज जो है ये मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ। वो कहते हैं कि जनाब ये जो बीएलए वाली कार्रवाई है ना, ये ईरान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने हमें पहले आगाह कर दिया था, ये वारदात होने वाली है। ये वारदात नहीं बल्कि उन्होंने कहा था कोई ट्रेन जैसे पहले अगवा हुई थी उसी तरह का कोई वाकया जो है वो पेश आ सकता है। तो फिर वो कहते हैं ट्रेन सर्विस जो है ये मुअत्तल कर दी गई। तो फिर इन्होंने ये बस वाला जो ज़ाहिर है उनके पास भी मुतबादल कोई मनसूबा होगा ना, उसके तहत उन्होंने बस अगवा की और फिर बंदे जो हैं 9 बंदे जो हैं वो शहीद किए। और उन्होंने ये कहा कि जो शहीद होने वाले लोग हैं उनमें जो हसास अदारों के एक ऐसे नौजवान भी शामिल हैं जो सैटेलाइट फोन को डी कोड करने का, बीएलए वालों के जो फोन होते हैं ना सैटेलाइट फोन, उनको डी कोड करने के जिम्मेदार थे। एक बात होगी। और फिर जो ड्रोन वगैरह तैयार किए गए थे वो किधर गए? उन्होंने जो एक बात और की है ना जिससे दिल बड़ा दुखता है, मैंने भी एक व्लॉग किया था कि जनाब ये जो लेवीज है ये तो किसी काम की नहीं, हथियार फेंक देते हैं ये फौरन। जनाब थाने पे हमला हुआ, हथियार फेंक दिए, आगे से मुजाहमत ही नहीं करते, इनकी ट्रेनिंग ही कोई नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जब सारा कुछ हो गया ना मुकम्मल, ड्रोन श्रोन ठिकाने शिकाने सारे पता पता लग गया जनाब और कार्रवाई शुरू हो गई, तो फिर जनाब वो कहते हैं जो बलोच सरदार हैं इन्होंने एक जिरगा किया। और इस जिरगे में उन्होंने कहा कि जनाब हम खुद इनसे निबट लेंगे, आप जरा सुकून करें, आपको कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। जिरगे में सरदारों ने तय किया और फौज को यह पैगाम दिया कि देखिएगा हम इनका क्या हशर करते हैं। तो वो कहते हैं जनाब 2-4 मरतबा 3-4 मरतबा बीएलए और इनके दरमियान जो बलोच सरदार हैं इनके लड़कों के दरमियान जो है, इनके कबाइल के जो लड़के हैं ये उनका आमना सामना भी हुआ और बीएलए वाले वाकईतन घबरा गए, वो मारे जा रहे थे। तो फिर वो भाग गए पहाड़ों की तरफ निकल गए। अब यहाँ जो नोहे की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर जनाब जो बलोचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब, उनसे ये कहा गया कि जनाब आप जो है जो जिरगे वाले हैं इनके कहने के मुताबिक आप जाएं इनके पीछे पहाड़ों में, यहाँ वो छुपे हुए हैं। आपने रेंजर्स को भी हटा दिया उन इलाकों से, फौज को भी कह रहे हैं कार्रवाई ना करें, ड्रोन भी ना मारें, हम खुद लड़ेंगे। तो इनको भेजिए, फिर अब जाएं, पुलिस जाए, ये लोग जाएं, जो सवाई मशीनरी है उसको इस्तेमाल करें। तो उन्होंने पता आगे से क्या जवाब दिया कि वो पहाड़ों पे चढ़ गए हैं, हमने नाकाबंदी कर ली हुई है, तो जब वो भूखे मरेंगे ना तो खुद ही पहाड़ों से नीचे आ जाएंगे। ये आगे से जवाब दिया गया। और फिर जनाब 3-4 मुकाबलों के बाद जनाब खामोशी हो गई। और फिर एक और चीज जो बयान की गई वो ये कि यहाँ भी ये पंजाबियों वाले वाकयात हुए हैं, वहाँ ना रेंजर्स थी, ना फौज थी, ना पुलिस, इवन पुलिस भी वहां तैनात थी। जितने भी वाकयात हुए अब तक वहां जो निगरानी थी या सिक्योरिटी जो थी वो लेविस की जिम्मेदारी थी।
और लेविस जो है ये सरदारों के मतहत काम करती है, ट्रेनिंग कोई नहीं है इनकी। तनख्वाहें जो है वो सरदारों को दी जाती हैं और सरदारों ने आगे अपने बंदे भर्ती किए होते हैं। वो सरदारों की सिक्योरिटी के लिए तो गार्ड के तौर पे काम करते हैं, लेकिन अमने अम्मा के लिए उस तरह काम नहीं करते जैसे ये पुलिस वाले करते हैं या रेंजर्स करती है। अच्छा, दूसरी एक बात और जो उन्होंने की है कि जब अगर लेविस को खत्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए, दीगर फोर्सेस उनकी जगह ले लें, तो वो वाकईतन एक थानेदार की मार है। ये वो कह रहे हैं, दावा है उनका, जो सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। और जो एक खतरनाक बात उन्होंने लेविस के हवाले से बताई है और जो जिरगे के हवाले से बात बताई है, वो कहते हैं जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हो रही थी तो उस वक्त हमने एक वार हेडक्वार्टर जो है वो बनाया था, वो खुफिया में काम थे, वो अभी तक किसी को नहीं पता कि कहाँ बनाया गया था। वो कहते हैं इसी तरह का एक वार हेडक्वार्टर जो है वो बलूचिस्तान में इन दहशतगर्दों के खिलाफ, फितना हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनका शिकार करने के लिए बनाया गया। लेकिन वही जो मैंने कहा ना लेविस वाली बात, वही जो है वही सबान जो है ये मुखबिरी भी करते हैं भूगोल उनके। तो वो कहते हैं कि जनाब ये बदकिस्मती थी कि वो जब हेडक्वार्टर कायम हो गया और वो जियो फेंसिंग भी हो गई और जनाब कहाँ कहाँ ड्रोन जाने हैं, सारा कुछ तय हो गया, तो जो हेडक्वार्टर था जो खुफिया तौर पे बनाया गया था, तो जनाब 36 घंटे बाद वो कहते हैं हमें इतला मिली कि जनाब उसकी मुखबिरी हो गई है, वो पता चल गया है कि कहाँ पे है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है फिर उनको तब्दील करना पड़ा, उनको अपनी जगह को कहीं और जाना पड़ा, शिफ्ट करना पड़ा। वो कहते हैं कि कोई आसान नहीं होता ये वार हेडक्वार्टर कायम करना। वो कहते हैं ये जनाब वजह बनी है सारी। अगर पंजाब जैसी जो हुकूमत सहूलतें देती है, इस तरह की सहूलतें वहाँ की हुकूमत दे ना हमें, और वहाँ ये लेवीज और ये वगैरह सिस्टम जो ना हो और जिरगे शिरगे ना हो रहे होते हैं, तो वो कहते हैं जनाब अब तक आप देख लेते कि किस हद तक वहाँ कामयाब ऑपरेशन हो रहे हैं। इब्तिदा में हुए हैं जाफर एक्सप्रेस के बाद, उसके बाद ये बीच में पड़ा पड़ गया। और फिर एक और खुशखबरी जो उन्होंने बताई कि जो ये बस से तार के 9 लाशें गिराने वाले लोग थे, उनमें से कुछ लोग जो हैं ये जनाब जो पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर है वहाँ पे मारे गए, मार दिए, सारे नहीं, जितने थे उनमें से कुछ लोग जो हैं वो वहाँ मार दिए गए हैं। वो लेकिन ये भी उन्होंने मुझे बताया कि ईरान जो है इस वक्त मुकम्मल सपोर्ट कर रहा है, इंटेलिजेंस शेयरिंग मुकम्मल तौर पे हो रही है उनकी तरफ से। तो ये वजह हुई है। तो अब मुझे ये लग रहा है इसके बाद कि अब वो जो जिरगे वाला मामला और लेविस के ऊपर छोड़ देना मामला और जनाब वहाँ की मुकामी इंतजामिया पे छोड़ देना, वो सारी चीज़ें अब रिवर्स हो जाएंगी, वही पहुंच जाएंगी। वो जो ड्रोन और इनके जो क्वीन गाहें हैं या जो छुपते हैं और पहले से जो इनके पास रिकॉर्ड डाटा मौजूद है उसके मुताबिक अब कार्रवाइयाँ होंगी। ये नहीं है कि जनाब हर दफ़ा एक बयान दे दिए या कोई एक थानेदार काफ़ी है, जनाब शोहदा का खून रहेगा नहीं जाएगा। वो अमली तौर पे अब वो कह रहे हैं कि होता हुआ नजर आए। अल्लाह करे कि इस दहशतगर्दी के इन वाक़यात से या ये जो अफलियत हमें चिमट गया हुआ है इसका खात्मा हो, जान छूटे। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए इलाक़े के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।